हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो फिज़िक्स का है। इसमें फिज़िक्स का चैप्टर 10 पर डिस्कशन करेंगे आज हम, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के डिस्कशन में जो टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो ये सब हैं: द ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए वन बाय वन ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, द ह्यूमन आई। अब यहाँ पर ह्यूमन आई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये जो डायग्राम है इसको पूरी तरह से जो है वेल लेबल डायग्राम दे रखा है। ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, ठीक है। इसमें जितने भी पार्ट्स यहाँ पर लेबल कर रखे हैं ना, उन सब के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। क्योंकि जो आंखें होती है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर आंखें ही नहीं होंगी तो हम दुनिया को देखेंगे कैसे, क्योंकि यही तो हमें हेल्प करती है ना दुनिया में जो कुछ भी है उसको देखने में, ठीक है। और जितनी भी तरह के कलर्स हैं हम जो देख पाते हैं, ठीक है। तो मतलब दुनिया कितनी सुंदर है ना, अगर आंखें ही नहीं होंगी तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है ये ऑर्गन, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन यूँ है क्योंकि आंखों में कुछ भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है देखने में, फिर हमको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ऑन क्लोजिंग द आई इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स। दस आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंस ऑर्गन। यानी अगर हम आंखें बंद कर ले और फिर अगर हम कोई कलर को देखना चाहें तो हमें पता ही नहीं लगेगा ना कि हम किस कलर को देख रहे हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो आंखें होती हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंस ऑर्गन है। आई इज़ लाइक, ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा विद द लेंस। जैसे हमारे फ़ोन में जो है कैमरा होता है, ठीक है, तो उसमें लेंस होता है तभी तो हम कुछ ना कुछ देखते हैं। तो आँखों में भी वैसे ही जो है एक लेंस होता है, ठीक है। और ये आँखें जो हैं एक कैमरे की तरह काम करती हैं, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। यानी ये जो सबसे आउटर लाइन है ना, ये थिन सी जो लाइन बनी हुई है, इसका नाम होता है कॉर्निया, ठीक है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई बॉल। यानी ये आई बॉल के फ्रंट सर्फेस पर जो है एक वो बनाता है ट्रांसपेरेंट बल्ज, थोड़ा सा उभार है ना, ये उभार को ही बोलते हैं बल्ज, ठीक है। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। और जो हमारी आंख होती है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा 2.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डायमीटर जो होगा इतना है, ठीक है। और ये स्फेरिकल होती है शेप में। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। यानी ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है ना वो यही हो जाता है, बाहर की जो ये लेयर है, ठीक है। Behind cornea, there is iris, is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil। यानी ये जो डार्क डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन में दिख रहा है, सॉरी, ये होता है हमारा आयरिस, ठीक है। यही जो है इसको, ये जो ओपनिंग है ना इसको बड़ा और छोटा करता है। यानी इधर से नीचे धंसता है, ये ऊपर ये इधर से ऊपर होता है, तो ये साइज़ जो है ना ओपनिंग जो है छोटी हो जाती है। और जब ये दूर जाते हैं तो ये साइज़ की जो ओपनिंग है ये बड़ी हो जाती है। ये ओपनिंग का नाम है प्यूपिल, ठीक है। और ये जो इसको डायफ्राम जैसा जो मसल है ये जिसको कंट्रोल कर रहा है, इसका नाम है आइरिस, ठीक है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी ये जो प्यूपिल है, ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग वाला पार्ट, यही जो है ये कंट्रोल करता है कि आँख में जो रोशनी है वो कितनी जाएगी, ठीक है। तो यानी ये वाले जो पोर्शन है ना आइरिस वाले, जब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है तो ये ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डार्कनेस या थोड़ा अंधेरा टाइप का होता है तो ये जो है थोड़ा मतलब ओपनिंग जो है थोड़ी वाइड हो जाती है, खुल जाता है, ठीक है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और इसके पीछे होता है हमारा ये लेंस, ये लिखा है ना क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, कह रहा है। और जो हमारा लेंस होता है ये जो है हमारी इमेज फॉर्मेशन कराता है यहाँ वाले इस पे रेटिना पे, ठीक है। सबसे लास्ट में ये लेयर होती है रेटिना। और ये रेटिना जो है ना, जैसे बोलते हैं ना आंखों में एक पर्दा होता है, ठीक है, तो यही है वो पर्दा जिसपे हमारी जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड्स फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। और ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ना, यही जो है हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ठीक है, जिससे जो है हमारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। और ये जो रेटिना है ये किसके बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स के, ठीक है। इनमें जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, मतलब अगर लाइट सेंसिटिव लिखा है तो मतलब वो सिर्फ लाइट को ही सेंस करते होंगे। तो दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, फिर इन पे जो रेटिना पे ये सेल्स जो है ना, जैसे ही इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये जो है इल्यूमिनेशन की वजह से, यानी लाइट पड़ने की वजह से जो है ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है फिर इस ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन को जाता है, और फिर ब्रेन में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है।
These cells get activated upon illumination and generate electrical signals. These signals are sent to the brain via optic nerve. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता ही दिया। तो चलिए देख लेते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। द आई लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल, इट्स कर्वेचर मॉडिफाइड बाय सिलियरी मसल्स, यानी हमारी आंख में सिलियरी मसल्स थी जो हमारे लेंस से जुड़ी होती है, ठीक है। और हमारा जो लेंस होता है ये फाइब्रस होता है और जेली लाइक मटीरियल होता है, ठीक है। ये थोड़ा लचीला सा होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। तो कर्वेचर मॉडिफाइड बाय दी सिलियरी मसल, और जो हमारा लेंस होता है ना, क्योंकि हमने ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा ही था इसके बारे में, जो हमारे लेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये देखा ही था हमने डायग्राम में, ये ऊपर की तरफ भी जो है सिलियरी मसल से घिरे होते हैं और नीचे की तरफ भी, ठीक है ना। इसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, इससे दिखा देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन पोर्शन जो है ये सिलियरी मसल्स दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सिलियरी मसल के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो इसी के कंट्रोल में ही, ठीक है, इसका जो है ना शेप जो है इसका जो बदलता रहता है। कभी तो ये बहुत थिन होगा, जब ये बिल्कुल थिन होता है, हमने देखा ही था जितने लेंस पतले होते हैं उनका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा होता है, और जितने ज़्यादा बल्जिंग हो जाते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा वो मोटे में हो जाएंगे, ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, दोबारा बना लेते हैं इसको। और जितने ज़्यादा मतलब उनका कर्वेचर जो है बढ़ जाता है, वो उतने ज़्यादा जो है फोकल लेंथ जो होती है उनकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सिलियरी मसल के एक्शन से ही होता है ये सब। तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि ये इनका जो कर्वेचर है मॉडिफाई होता है बाय सिलियरी मसल। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। इसके बारे में हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ ही रखा है। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, यानी जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारा सेल जो है वो जो हमारा लेंस है वो थिन होता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और इस केस में जो है इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से जो है हम दूर की चीज़ों को देख पाते हैं क्लियरली। व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू आई, और जब हम आँख के बिल्कुल पास पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो क्लोज पड़े होते हैं हमारे, द सिलियरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी इस केस में सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी वो इसको अंदर को पुश करेंगी, ठीक है। रिलैक्स में तो वो नॉर्मल रहेंगी, ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, ये वाला जो सिलियरी मसल है नीचे की तरफ इसको खींचेगा तो लेंस हमारा थिन होता है। लेकिन जब ये दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अंदर को पुश करती हैं इसे, तो जो हमारा लेंस है वो इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। दिख ही रहा है हमें यहाँ पे कितना ज़्यादा कर्वेचर हो गया है इसका, ठीक है। द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, तो हमारा जो आई लेंस है वो थिकर हो जाता है, ठीक है। मोटा लग रहा है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ नैरो लग रहा था। तो कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, जिससे फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिससे कि हम दिस एनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इसी पतले लेंस के थिन होने और थिक होने को ही हम कहते हैं हमारा जिससे हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है देखने के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास पड़े होते हैं उसी हम कहते हैं एकोमोडेशन। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो सर्टेन लिमिट which is about 25 centimeter is the minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of the distinct vision also called as near point। यानी कह रहा है कि ये तो ठीक है कि हमने देख लिया कि हमारी आंख में पावर ऑफ एकोमोडेशन है, लेकिन कोई भी चीज़ें जो होती है ना 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पे अगर पड़ी होंगी तो हम उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक के नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ही देख पाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्लोज अगर कुछ पड़ा हो, या हम आँख के, आप जिसे चेक भी कर सकते हैं, आँख के बिल्कुल क्लोज ला के अगर आप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो दिखता नहीं है, वो धुंधला दिखता है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम पॉइंट डिस्टेंस है जिस पर हम देख पाते हैं इसको कहते हैं नियर पॉइंट को मिनिमम डिस्टेंस, ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज द फार पॉइंट ऑफ द आई, और दूर का जो है वो तो हम जितना दूर तक का देख पाएंगे, उससे ज़्यादा इन्फिनिटी में तो हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation, then people cannot see object distinctly, clearly and comfortably. Their vision becomes blurred due to refractive defects of the eye. अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि जो लेंस है हमारा वो सिलियरी मसल के कंट्रोल में जो है, कभी तो वो ज़्यादा छोटा हो रहा है और कभी लेंथ में बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ाई था पावर ऑफ एकोमोडेशन में। तो जब एजिंग हो जाती है, यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है आंखों में जो ये नेचुरल जो चलता रहता है पावर ऑफ एकोमोडेशन का फिनोमिना, ये जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाती है पावर। तो ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये लूज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से ही जो है हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं बढ़ती उम्र में, तो फिर चश्मे पहनने पड़ते हैं। देयर विजन बिकम्स ब्लर ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई, यानी आंखों में जो है ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आ जाती हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें मेनली यहाँ पर
तीन कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेस बायोपिया। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ सूटेबल लेंसेज, यानी फिर उनको जो है सूटेबल लेंस के चश्मे पहनने पड़ते हैं जिसकी हेल्प से फिर वो देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे ये लड़की है, इसका चश्मा यहाँ गिरा हुआ है और ये बिना उसके चश्मे के कुछ देख नहीं पा रही है और ये अपना चश्मा ढूंढ रही है, तो यही प्रॉब्लम होती है फिर आँखों की। चलिए पढ़ लेते हैं पहले डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है मायोपिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distant object distinctly। ठीक है, यानी जो दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये वो नहीं देख पाते, लेकिन जो पास पड़े हुए ऑब्जेक्ट होते हैं ये वो देख लेते हैं, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे ये इसका फार पॉइंट जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर से आगे का जो होता है, ठीक है, ये वहाँ के ऑब्जेक्ट्स को तो देख पा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से जो है लाइट रेज आ रही हैं और फिर आँख में एंटर करके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पीछे रेटिना वाली लेयर होती है ना, इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है क्योंकि ये सारी रेज जो है यहाँ की मिल रही हैं। ठीक है, यानी ये तो नॉर्मल वाला है कि ये मायोपिक पर्सन जो है एक नॉर्मल पर्सन की तरह फार पॉइंट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को ये देख पा रहा है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर दैन इन्फिनिटी, यानी इनका फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी से तो थोड़ा आगे ही है, क्योंकि ये पास की चीज़ें देख लेते हैं। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, यानी कुछ मीटर तक के डिस्टेंस तक ये देख लेते हैं। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी इसमें जो है ना ये लेंस जो है इसका कर्वेचर जो है एक्सेसिव हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एलोंगेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है आने वाली जो भी लाइट रेज होती है ना फार पॉइंट से बियॉन्ड जो आती हैं, ठीक है, उनका जो है कन्वर्जेंस जो है ना रेटिना से पहले ही हो गया है। कि हम देख रहे थे यहाँ के नॉर्मल में क्या था, जब ये फार पॉइंट पे देख रहा था तो यहाँ पे रेटिना पे आके कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि ये फार पॉइंट से बियॉन्ड की कोई चीज़ें देख रहा है, तो वो वाली जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे ना मिलके रेटिना से जस्ट पहले ही मिल गई हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे फोकस बंद कर रही है इनको, तो इसमें तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं ठीक से। ठीक है, तो उनको धुंधला दिखेगा। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर एज इट विल ब्रिंग द इमेज बैक टू रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। और ये थर्ड वाले में इमेज में दिखाया हुआ जैसे यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ किया है, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इस आने वाली इनकमिंग रेज को थोड़ा डाइवर्ज करेगा, फिर ये डाइवर्ज होके आ रही है और फिर इस कॉन्वेक्स लेंस होता है ना हमारी आँख में, तो कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद फिर ये जाके रेटिना पे ही मर्ज हो रही है। ठीक है, कन्वर्ज हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। यानी कॉन्केव लेंस की हेल्प लेकर हम इस मायोपिक पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी जो एक सूटेबल फोकल लेंथ का होगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उसकी आँख का जो प्रॉब्लम है फोकल लेंथ का वो कितने का है, तो फिर कितनी पावर का हमें इसे कॉन्केव लेंस देना होगा। इसके बारे में हमने उस चैप्टर में पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था। चलिए पढ़ लेते हैं अब हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखेंगे पर पास के दिखने में प्रॉब्लम होती है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, यानी इनका जो नियर पॉइंट जो होता है ना, हमने पढ़ा था वो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल का होता है, लेकिन जो किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उसका नियर पॉइंट जो 25 से ज़्यादा डिस्टेंस का हो जाता है। ठीक है, सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख के वो कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उनको दिखता नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा और दूर करके पढ़ेंगे ना तब जाके उनकी आँख में रेटिना पे जो है इमेज बनती है। लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर या उससे कम पे रख के पढ़ते हैं तो उनका इमेज फॉर्मेशन जो होता है ना वो रेटिना के पीछे ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो है नियर पॉइंट पे रख के देख रहा है। ठीक है, नियर पॉइंट ये है और इसने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे जैसे मेंशन भी कर रखा है कि एन जो है यहाँ पे दिखा रहा है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, और एन डैश दिखा रहा है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। ठीक है, ये एन डैश है और ये एन है, यानी नॉर्मली यहाँ रख के पढ़ना चाहिए पर ये यहाँ रख के पढ़ रहे हैं मच बियॉन्ड उसके, दूर रख कर, तब जाके तो रेटिना पे उनकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और जब नियर पे रखते हैं इस पॉइंट पे रखेंगे एन डैश पे 25 सेंटीमीटर वाले पे, तो इनकी इमेज फॉर्मेशन जो है रेटिना के बिहाइंड होती है। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग एंड द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। ठीक है, यानी इसमें जो है ना इनका फोकल लेंथ जो बढ़ जाता है और जो इनका आई बॉल होता है ना वो स्मॉल हो जाता है, क्योंकि जो लेंस है ना ज़्यादा कर्वेचर हो गया उसको, मतलब बल्जिंग ज़्यादा हो गया है वो। ठीक है, उसमें नैरो हो गया था उस केस में, मायोपिया वाले केस में। हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में जो है आई लेंस जो है ज़्यादा वो हो गया, बल्जिंग हो गया, थिक हो गया मतलब। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। फिर यहाँ पर जो है हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करने से जो है इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो फिर रेटिना पे ही होता है। ठीक है, corrected by using a convex lens of appropriate power. Eyeglasses with converging lens provide additional focusing power required for forming the image on the retina. यानी फिर जब convex lens यूज़ करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन जो है ऑन द रेटिना ही होता है। ठीक है, तो फिर इस पर्सन को देखने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है।
चलिए पढ़ लेते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग. For the most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is known as presbyopia. यानी हमने तो इसके बारे में पहले पढ़ा था कि एजिंग के साथ जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है. तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो नहीं दिखते, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, और जब तक वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो उनको बिल्कुल ही नहीं दिखता है. तो इसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं. ऐसा होता क्यों है? इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस. यानी जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं वो वीकन हो जाते हैं क्योंकि एजिंग के साथ, क्योंकि नए सेल्स तो बॉडी में बनते नहीं है ना, तो ये वीक हो जाते हैं और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आईलेंस की वो भी कम हो जाती है. समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाइफोकल लेंसेज. यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरह की प्रॉब्लम एक साथ हो जाती हैं तो उनको बाइफोकल लेंसेज लगते हैं. अ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस. द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस एंड द फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन. द लोअर पार्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस. इट फैसिलिटेट्स द नियर विजन. क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे किसी किसी के चश्मे में जो है दोनों तरह के लेंसेज होते हैं. तो अपर पोर्शन जो होता है ना उसमें कॉन्केव लेंस होता है और जो लोअर पोर्शन होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है. इट फैसिलिटेट्स नियर विजन. दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. यानी आजकल तो कह रहे हैं लोग सर्जरी भी करवा लेते हैं या फिर हर वक्त लेंसेज पहन के ही रहते हैं, चश्मे लगाना पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, तो उससे भी जो है इनके आई डिफेक्ट्स जो है करेक्ट हो जाते हैं. यहाँ पर डायग्राम से ये प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम जो है समझा दी गई है, आप समझ सकते हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. अब हमने लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में तो पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था. ठीक है, अब हमें ये जो है प्रिज्म में देखना है. अब प्रिज्म जो होता है वो किसका बना होता है? वो भी बना होता है ग्लास स्लैब का, लेकिन इसमें हम 3 ग्लास स्लैब यूज़ करते हैं और उनको लिटरली जॉइन करके हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं. जैसे ये ऐसे बनता है, जैसे एक बॉटम में होगी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, और फिर ऐसे समझ लें कि ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे 2. ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो यानी एक बॉटम में आई है हमारी ग्लास स्लैब, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है ना. बॉटम वाली जो थी ये वाली है. ठीक है, और एक साइड ये वाली है और ये वाली है. तो यानी 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को जब हम ऐसे लिटरली ज्वाइन करते हैं ना तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया कि इसमें रिफ्रैक्शन फिर कैसे होगा. तो यहाँ पर लिखा जैसे फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज इन द ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. ये हमने पिछले केस में देखा था. हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली. हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म. और जब कह रहे हैं प्रिज्म में एंटर करती है लाइट तो उसमें कैसे रिफ्रैक्ट होती है. कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस. क्योंकि इसमें ये वाली साइड और बॉटम की साइड जो है ये तो रेक्टेंगुलर टाइप की है. ठीक है, और आगे और पीछे की साइड पे हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस साइड पर और इस साइड पर. यानी 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और 3 इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. दीज सरफेसेज आर इंक्लाइन टू ईच अदर. द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म. यानी ये जो लेटरल फेस जो है ना ये वाला और नीचे बॉटम वाला भी है यहाँ पर, तो ये सब जो है एंगल ऑफ प्रिज्म. जैसे इस वाले केस में यहाँ पर ट्रायंगल में दिखाया है ए वाला जो है ये हमारा इसका एंगल है, बी भी फॉर्म करेगा और सी पे भी प्रिज्म का एंगल फॉर्म होगा. द रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट फर्स्ट सरफेस ए बी. अब जैसे यहाँ पे दिखाया इसका रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है, यहाँ से जा रही है ए बी से. ठीक है, ए बी सरफेस पर पी क्यू पॉइंट से रे इनकमिंग आ रही है तो यहाँ पे आई एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया. ठीक है, और फिर ये इधर को जा रही है पैरेलल रिफ्रैक्ट होने के बाद और ये इसका नॉर्मल से एंगल आर बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, और फिर ये पड़ रही है ए सी वाली सरफेस पर. ठीक है, और फिर यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है. ये ई एंगल जो है ये इमर्जेंट का है, मतलब यहाँ से निकल गई. ठीक है, the ray of light entering from air to glass at first surface AB, the light ray on the refraction has bent towards normal. अब इसमें जो है हमारी स्टार्टिंग में जो ए बी सरफेस पर जो लाइट आ रही है ये हमारी आ रही है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो यानी ये रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है. जब रेयर से डेंस में जाती है तो फिर ये बेंड टूवर्ड नॉर्मल होगा इस साइड पर, क्योंकि यहाँ पर तो रेयर मीडियम है ना, तो ये यहाँ से और ये बेंड टूवर्ड नॉर्मल करेगी ना रिफ्रैक्ट होने के बाद. ठीक है, एंड एट द सेकेंड सरफेस AC द लाइट रे एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर. और इस वाले केस में इस पॉइंट पर F पर जब ये लाइट आ रही है और फिर ये बाहर रिफ्रैक्ट होकर निकल रही है तो ये वाली जो वो है लाइट रे है ये इनकमिंग ये ग्लास से एयर में जा रही है, यानी अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. ठीक है, तो हेंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल से अवे जा रही है, नीचे को जा रही है ना. ठीक है, compare the angle of incidence and angle of refraction at each refracting surface of the prism. The peculiar shape of the prism makes the emergent ray
बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी हमको तो ये लग रहा है कि इनकमिंग रे ऐसे ही पैरेलल आई और फिर यहाँ से निकल गई, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, इसका जो है डेविएशन जो है ना इस जी पॉइंट पे हुआ है। ये कैसे बनाया हमने, ये जो इमर्जेंट रे थी जो प्रिज्म से बाहर निकले, इसको एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे, और ये इनकमिंग रे के डायरेक्शन को भी हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, तो ये इस जी पॉइंट पे मिली है। तो इसी पॉइंट पे जो है ना, ये जो रेज इनकमिंग थी रिफ्रैक्शन के बाद, इनका यहाँ से डेविएशन हो गया। डेविएशन मतलब इनका पाथ में जो है फर्क आ गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपनी डिस्टेंस से डेविएट कर गई है। तो यहीं से हमको जो है इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डेविएशन जो है होता कैसे है। जैसे यहाँ पे हर एक उसके बारे में बताया हुआ है कि पीई क्या दिखा रहा है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है, एफ एस जो है इमर्जेंट रे जो बाहर निकली है, ठीक है। और एंगल जो ए है वो प्रिज्म का एंगल है, एंगल आई जो है वो इंसिडेंस है, ठीक है। और एंगल आर जो है वो रिफ्रैक्शन का दिखा रहा है, ई इमर्जेंस का दिखा रहा है, और डी डेविएशन का दिखा रहा है। यानी जो डेविएशन होती है ये होती क्यों है, ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, ठीक है। अब हमने ग्लास प्रिज्म में देख लिया कि कैसे जो है रिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें हम डिस्पर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इट स्प्लिट्स वाइट इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। इसे हम जो है डिस्पर्जन कहते हैं कि एक कलर की लाइट आ रही है मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक ही कलर की, जैसे वाइट लाइट कह रहा है ये, और फिर ये जब प्रिज्म में एंटर करती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर जब बाहर निकलती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। वेरियस कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको जो है हम विबग्योर बोलते हैं। 7 कलर्स का जो बैंड है ना, इसको याद करने का तरीका है ये विबग्योर, ठीक है। तो ये इसी कलर में निकलती हैं, तो सबके इनिशियल से ही बना है, ठीक है। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो यानी ये जो बैंड ऑफ लाइट आ रहा है ना डिफरेंट कलर्स का, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसके बारे में मैंने बता ही दिया। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। यानी कह रहा है डिफरेंट कलर की जो लाइट है ना, वो डिफरेंट एंगल से जो है वो मतलब डेविएट होती है टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। यानी इसमें आ तो एक कलर की लाइट रही है, लेकिन फिर इसमें एंटर करने के बाद, ग्लास प्रिज्म में एंटर करने के बाद वो 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो गया है, ठीक है। एक बैंड के फॉर्म में वो हमें दिख रहा है 7 कलर्स का, ठीक है। तो कह रहा है ये जो डिफरेंट कलर की लाइट है ना, ये अलग अलग एंगल से जो है डेविएट होती है। ये हमने पढ़ा ही था ना पिछली स्लाइड में कि जो है इनका डेविएशन जो है प्रिज्म के अंदर ही हो जाता है, तो उसके बाद जब ये बाहर निकलती है तो एक बैंड ऑफ कलर में देती है हमको, ठीक है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। अब जैसे वॉयलेट लाइट जो है सबसे बॉटम की जो है, ये जो है सबसे नीचे है बैंड में, और ये इस बैंड में सबसे ऊपर है रेड वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है लीस्ट बेंड होता है और ये वाला सबसे ज़्यादा बेंड होता है, ठीक है। द रेज ऑफ ईच कलर emerge along different paths and thus become distinct। यानी कह रहा है हर कलर की जो रे है वो एक डिफरेंट पाथ से निकल रही है ना, इसीलिए तो उसको आइडेंटिफाई करना ईजी है, ठीक है। द It is the band of distinct color that we see in a spectrum. A rainbow is a natural spectrum. अब रेनबो का फिनोमेना तो सभी ने देखा ही होगा, बारिश होती है तो रेनबो बनते हैं जब अच्छी धूप निकल जाए तो उसके बाद, ठीक है। तो उसमें हमें ये 7 कलर का बैंड भी दिखता है, ठीक है। तो यानी ये जो है एक, जब हम प्रिज्म में फिनोमेना ऑब्जर्व करें ना, ये नेचुरल फिनोमेना रेनबो में होता है, ठीक है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets and always formed in a direction opposite to that of sun। क्योंकि sunlight इस पे पड़ती है water droplets पर, तो उसके water drop में enter करने से जो है फिर ये rainbow phenomena observe होता है। क्योंकि हमने देखा ना white light जो है ग्लास मीडियम में enter करती है तो फिर ये white light जो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर के बैंड में। वैसे ही इसमें भी होता है ऐसा कि सनलाइट जो है वो वाटर ड्रॉप्स जो हमारी स्काई में, जैसे बारिश होती है तो स्काई में कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, तो उन पर जब सनलाइट पड़ती है तो उनमें से ये रेनबो फिनोमेना फिर हमें ऑब्जर्व होता है। क्योंकि इस तरह से होता है कि सनलाइट पड़ी वाटर ड्रॉप पे, फिर ये इसमें एंटर करी है और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होके स्प्लिट हो गया है। यानी रेड लाइट और ये रहा हमारा वॉयलेट कलर, ठीक है। ये दिख रहा है ना, यहीं पे नीचे वॉयलेट है, फिर ऊपर हल्का होता हुआ ऑरेंज, ये जा रहा है येलो से होता हुआ ऑरेंज, फिर लास्ट बैंड हमें रेड का दिख रहा है। तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम एक प्रिज्म के सामने एक प्रिज्म और रख दें पर उसको इन्वर्टेड करके रख दें, जैसे उल्टा करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने देखा था कि एक प्रिज्म जब सीधा रखते हैं हम तो उसमें व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाती है कि रेड वाला ऊपर होता है बैंड और वॉलेट वाला नीचे, ठीक है। लेकिन इसके आगे इसने सामने एक और प्रिज्म रख दिया लेकिन उसको उल्टा करके रखा है, इन्वर्ट करके। तो यानी यहाँ पे जो लाइट एंटर कर रही होगी वो ये बैंड की फॉर्म में होगी, है ना, कलर की फॉर्म में, और फिर जब ये इससे रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है ना तो ये व्हाइट कलर की लाइट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। यानी व्हाइट एंटर करती है तो बैंड निकलता और बैंड वाली लाइट एंटर करेगी यानी डिफरेंट कलर वाली, तो वो एक वाइट लाइट बन जाएगी, ठीक है। यानी वो मर्ज हो गई आपस में दोबारा से।
तो चलिए बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो हमने पिछले चैप्टर में हमने लिक्विड्स में भी देखा था और ग्लास लैब में भी देखा था, और इस चैप्टर में हमने अभी ग्लास प्रिज्म के बारे में भी बात की कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना, ये एटमॉस्फेयर में भी होता है, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है द अपैरेंट रैंडम फ्लिकरिंग और वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। यानी जैसे इस इमेज में फायर दिखा रखी है और पीछे जो इस फ्लेम के जस्ट पीछे जो स्टोन है ना, वो आपको अगर इस फ्लेम के उसमें आर पार देखेंगे तो वो आपको थोड़ा तैरता हुआ नजर आ रहा होगा, जैसे कुछ चीज़ पानी में तैरती हुई दिखती है ना, वैसा सा दिखता है। तो यानी इसे ही बोलते हैं ना वेव, जैसे वेव्स की जैसे फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे ही बोलते हैं ये वेवरिंग या फ्लिकरिंग, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसा इसकी वजह ये है कि जैसे यहाँ लिखा है द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर दैन एयर फर्दर अप। The hotter air is lighter than the cooler above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air। यानी जो यहाँ पर आग जल रही है, इसकी वजह से जो इसके ऊपर की जो एयर की लेयर होगी ना, उसकी जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नीचे आग जल रही है तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ी जाएगा ना इस आग की वजह से, हीटिंग की वजह से। और उस मतलब हॉट एयर के ऊपर की जो एयर होगी वो ज़्यादा कूल होगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो होगा थोड़ा कूलर होगा। तो दोनों के उसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हम देखें तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें बदलाव आ गया, ठीक है, चेंज आ गया। तो ऑब्वियस है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है तो हमें रिफ्रैक्शन तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे इस फ्लेम के जस्ट पीछे जो ये स्टोन है हमको तैरता हुआ दिख रहा है, असलियत में वो ऐसा है नहीं, लेकिन साइडों के अगर हम देखें तो जो भी पोर्शन में जंगल का दिख रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमको, ठीक है। Since the physical conditions are not stationary, the apparent position of the object as seen through hot air fluctuates। यानी कह रहा है कि उनकी फिजिकल कंडीशंस जो है ना वो स्टेशनरी नहीं है उस एयर की, इसी वजह से जो है हमें उस ऑब्जेक्ट का जो अपैरेंट पोजीशन है, मतलब एक्चुअली जैसा वो हमें दिख रहा है वैसा वो है नहीं, पर हमें ऐसा लगता है। क्यों लगता है? इस हॉट एयर की वजह से ही थोड़ा उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग लगता है। तो दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसी वेवरिंग को जो है हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसी के सिमिलर फिनोमिनाज जो है यहाँ पर लिखे हैं, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, जिसमें कि हमारा आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनलाइट एंड डीलेड सनसेट, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। यानी जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो टिमटिमाते हैं, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमोसफेयर अंडर गोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। यानी जो स्टार लाइट है जब वो अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करती है तो वो बार बार जो है उसका रिफ्रैक्शन होता रहता है। द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमें पता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो हमें वहीं देखने मिलता है जहाँ पर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस होते हैं। Since the atmosphere bends starlight toward normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। यानी कह रहा है जब एटमोसफेयर में स्टारलाइट एंटर करती है ना तो वो उसको बेंड करता है टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो अपेरेंट पोजीशन जो है इसकी वो स्लाइटली एक्चुअल वाली से, मतलब इसकी जो पोजीशन होती है ना एक्चुअल में, वो हमको थोड़ी ओरिजिनल वाली से थोड़ी अबव दिखती है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि ये हमारे जैसे डाउन जा रहे हैं अर्थ सरफेस के तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, और यहाँ से कोई लड़का ये खड़ा होकर बच्चा स्टार को देख रहा है, ठीक है। तो इससे जो रे लाइट एक्चुअल में आ रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा डार्क से जो दिखाई है ब्लैक कलर में, ये थोड़ी सी बेंड करके दिखाई है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है ना, तो इसी वजह से उसका रिफ्रैक्शन हो गया स्टार लाइट का। और यहाँ से जो इसकी आंख से स्ट्रेट लाइन खींची है ना, तो इसको तो स्टार जो है यहाँ अपीयर हो रहा है, लिखा है ना अपैरेंट स्टार पोजीशन, यानी अपीयर तो ये यहाँ हो रहा है, एक्चुअल में ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है ऐसा, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा ही है। तो चलिए देख लेते हैं। और सिंस द एटमोस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड नॉर्मल, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। फर्दर दिस अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। क्योंकि इसकी जो अपैरेंट पोजीशन होती है ना वो हमें थोड़ा डिफरेंट लगती है, कभी यहाँ दिखेगा, कभी थोड़ा सा इसके नीचे दिखेगा, थोड़ा सा इधर दिखेगा, ठीक है। ऐसा होता इसी वजह से ये कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि जो हमारा एटमोस्फेयर है ना अर्थ का, आप लोगों ने जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि उसकी जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, और ये अपना मीजोस्फेयर वगैरह, आइनोस्फेयर होता है सबसे टॉप पर। तो ये जो हमारी लेयर्स होती है ना जितनी भी, इनकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं हर लेयर के। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा अगर तो ऑब्वियस है एटमोस्फेरिक फिनोमेना तो हमें देखने को मिलेंगे रिफ्रैक्शन के, ठीक है। इसी वजह से जो है हमको थोड़ा बदलाव दिखता है। फर्दर दिस अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लेयर्स के बदलने से जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट, और स्टार्स जो है वो बहुत दूर भी हैं हमसे, दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। और हमें जो है हम यहाँ अर्थ से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटे बिंदु की तरह दिखते हैं वो हमको, ठीक है। As the path of ray of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates। अब कह रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है स्टार्स से,
ठीक है। कह रहा है कि ये जो है वेरी करती है स्लाइटली, ठीक है। तो इनके वेरिंग मतलब बदलती है ये, जो लाइट रेज आ रही हैं बहुत सारी आ रही होती है ना, ठीक है। गोज इन वेरिंग स्लाइटली, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, तो इसकी वजह से जो है अपेरेंट पोजिशन जो है ना इसकी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग दिखती है, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइट यहाँ से आ रही है और हमको ये यहाँ दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है। एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, और जितनी भी स्टार लाइट हमारी आंखों में आ रही होती है ना, वो हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही थोड़ा फ्लिकरिंग लगता है। जैसे पिछले केस में हमें वेवरिंग लग रहा था ना, वो स्टोन जो था, इनके केस में जो है थोड़ा फ्लिकरिंग लगता है। फ्लिकरिंग मतलब जैसे वो चमचमाना होता है ना, तो वो चीज़, ठीक है, या टिमटिमाना, चमचमाना, ठीक है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट सम टाइम फेंटर, क्योंकि कभी हमें लगता है कि जैसे वो बल्ब होता है ना, कभी ज़्यादा जलता है और फिर बंद होता है, जलता है बंद होता है, तो स्टार्स भी हमें वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो इसी जलने बुझने को या आँख में जो फ्लिकरिंग होता है ना इन स्टार्स का, इन्हीं को हम कहते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो चलिए पढ़ लेते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बारे में। ये फिनोमिना भी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही होते हैं। इसमें होता क्या है, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एन एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जब एक्चुअल सनराइज होता है ना, हमें उसके 2 मिनट पहले ही पता चल जाता है कि सनराइज होने वाला है, ठीक है। और जब शाम होती है, जब सूरज डूबता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सूरज डूब चुका होता है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद हमें ये दिखता है कि सूरज जो अब डूबने लग रहा है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होराइजन बाय द सन। यानी एक्चुअली में जब सनराइज होता है, ठीक है, तो उसको हम इससे देखते हैं कि हमारा जो ये सन है, ये इस होराइजन को क्रॉस कर चुका होता है। तो इसका अपेरेंट पोजिशन जो है यहाँ पर दिखता है हमको, ठीक है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज 2 मिनट्स, और वैसे ही सनसेट के टाइम भी होता है, तो उनके बीच में भी 2 मिनट का डिफरेंस होता है। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना, जो कि है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमको जो है ये ऐसा दिखता है, क्योंकि जब सुबह होने वाली होती है तो हमें जो है मतलब स्काई में जो है थोड़ी रोशनी आ जाती है ना। और जब वैसे ही शाम होती है तो भी ऐसा ही दिखता है कि सन जो होता है डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी रोशनी थोड़ी बहुत उसकी रहती है, क्योंकि जो हमारी रेड लाइट होती है ना, वो लीस्ट बैंड होती है, हमने देखा ही था, ठीक है। जो मतलब बैंड ऑफ कलर था 7 कलर्स का, क्योंकि सनलाइट से भी तो वैसी वाइट लाइट आती है ना, तो इसमें भी तो वो सारे 7 कलर्स की लाइट होगी, क्योंकि हमारी वाइट लाइट जो 7 कलर्स की लाइट से ही बनी होती है। तो जो रेड कलर की लाइट होती है वो लीस्ट बैंड होती है ना, इसीलिए स्काई में हमें वो ज़्यादा दिखती है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हमें दो फिनोमिनास पढ़ने हैं। पहला है टिंडल इफेक्ट और दूसरा है कलर ऑफ द स्काई ब्लू। पहला पढ़ लेते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। जैसे ये विंडो से जो है रोशनी आ रही है और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर रोशनी पड़ रही है ना, वो टकराती है और इधर उधर फैलती है, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमको नज़र आते हैं, ऐसा तो आपने अपने घर में भी कई बार देखा ही होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल लाइक स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट एटसेट्रा। यानी जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर का बना है, यानी डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशन से, कंपाउंड के कॉम्पोजिशन से बना है, जिसमें कि हमारी स्मोक हो सकती है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। कह रहा है व्हेन द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। और जब हमारी लाइट जो आ रही होती है इनकमिंग, जब वो इन पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो कह रहा है कि हमें फिर जो है उन आने वाली इनकमिंग रेज की जो बीम होती है, ठीक है, उनके वो मतलब दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि इस विंडो से लाइट आ रही है ना, तो हमें उनकी बीम्स का जो है पाथ जो है पता लगता है कि कैसे आ रही है वो लाइट। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स, और फिर ये लाइट जो है इनसे टकरा के हम तक पहुंचती है। दिस फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ऐसा आपको जंगलों में भी देखने को मिलता है, शायद आपने मूवी वगैरह में देखा होगा या किसी पिक्चर में देखा होगा ये सीन, कि घने जंगलों के बीचों बीच में से जो है लाइट की रेज आ रही होती है सूरज की, ठीक है। तो वहाँ पे हमें डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए उसमें भी दिखते हैं। हेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, यानी यहाँ पे जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं मतलब उसको फैला रहे हैं, ठीक है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। कह रहा है और जो कलर हम ऑब्जर्व करते हैं ना, वो हमें दिखता है इस हिसाब से कि जो हमारी लाइट है वो किससे टकरा के जो है फैल रही है, ठीक है, मतलब कितने साइज के पार्टिकल से टकरा के हमारी लाइट जो है फैल रही है, उसी से हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे हमारी लाइट जो है ब्लू साइड पे होगी या रेड साइड पे होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, वेरी फाइन साइज पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट। यानी बहुत छोटे साइज के अगर पार्टिकल होंगे तो वो ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं, वाइल द लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर रेड लाइट। और जब लार्जर साइज के पार्टिकल होते हैं तो वो रेड लाइट स्कैटर करते हैं। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन स्कैटर लाइट मे अपीयर वाइट। और जब लार्ज इनफ साइज के पार्टिकल्स होंगे तो वो व्हाइट लाइट ही अपीयर करते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग के बाद जो लाइट देते हैं ना वो व्हाइट ही कलर की होती है। अब देख लेते हैं कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों है।
ठीक है, ये भी स्कैटरिंग की वजह से है। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर हैव अ साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। यानी कह रहा है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है और फाइन पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उनका जो साइज है ना, वो जो है विजिबल लाइट की जितनी वेवलेंथ है उससे कम है। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at blue and than light of the longer wavelength at red end। यानी कह रहे हैं कि ये जो इतने फाइन साइज के हैं, ये स्कैटरिंग के बाद जो लाइट देते हैं ना, वो ब्लू कलर की ही देते हैं, रेड कलर की नहीं देते, क्योंकि उनका साइज स्मॉल है। Thus when sunlight passes through atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red। और कह रहा है सनलाइट जो हमारी पास करती है एटमॉस्फेयर से, तो फाइन साइज पार्टिकल होते हैं, वो उसको स्कैटर करते हैं इसी वजह से ब्लू कलर में, ठीक है, रेड में नहीं करेंगे। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज, और फिर वही ब्लू लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, इसीलिए हमें जो है स्काई जो है हमारा वो ब्लू दिखता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड हैव नॉट बीन एनी स्कैटरिंग एंड देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क। कह रहा और अगर हमारे अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो क्योंकि फिर ये फाइन साइज पार्टिकल भी नहीं होते और ये भी नहीं होते, तो फिर ब्लू लाइट कैसे स्कैटर होती, ठीक है, तो फिर हमें अर्थ जो होता हमारा डार्क ही दिखता। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर हमने अपना टर्म 1 का फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगली वीडियो जो होगी वो बायोलॉजी की आएगी। मैं जल्दी ही वो वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।